भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश संस्कृति संवाद में, जहां बात होती है परंपरा की, धरोहर की, इतिहास की, त्योहारों की और विविधताओं से भरी भारत की संस्कृति की। भारतीय कला और संस्कृति के अनूठेपन को आप सब तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है हमारा ये साप्ताहिक शो संस्कृति संवाद। तो आइए शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज के एपिसोड की झलकियों पर। क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी ने काशी तमिल संगमम में महर्षि अगस्त्य पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। रामायण में उल्लिखित लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दर्शाती हैं कि लोकतंत्र की परंपरा सनातन है। In Pali we are taught and also architecture. So I opted for that. गांव में अनेकों मंदिर हैं, जिसमें देवरानी, जेठानी मंदिर और शिव मंदिर प्रमुख हैं। झलकियां देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या खास लेके आए हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां से। आईजीएनसीए के एक महत्वपूर्ण पुस्तक आर्ट फॉर एवरीवन अ क्रिएटिव जर्नी का विमोचन किया गया। ये पुस्तक प्रतिष्ठित कला संरक्षण और प्रोफेसर हिम चटर्जी ने लिखी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता की आईजीएनसीए के डीन प्रशासन एवं कला निधि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने। इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई जो कला और रचनात्मकता से जुड़े थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री प्रोफेसर बिमान बी दास। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने कला संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका, रचनात्मक समर्पण और इसके विकास पर विचार साझा किए। ये किताब कला के महत्व और उसकी सार्वभौमिकता को प्रस्तुत करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रोजेक्ट मौसम ने एसजीटी विश्वविद्यालय के एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मॉनसून द स्फेयर ऑफ कल्चरल एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस का आयोजन किया। इसमें भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और समुद्री साझेदारी पर गहरा विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक समुद्री प्रभाव और हिंद महासागर क्षेत्र में सांस्कृतिक कनेक्टिविटी को विशेष तौर से रेखांकित किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य गणमान्य वक्ताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करते हुए इस क्षेत्र में व्यापार, परंपराओं और संबंधों को आकार देने में भारत के केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया। भारत का संबंध अनेक वर्षों तक अनेक देशों के साथ में व्यापारिक, व्यावसायिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रहा। उसका प्रभाव आज भी उनके जीवन में निश्चित रूप से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। भारत के हिंद महासागर के देश और तटीय देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को पुनः स्थापित करने के दृष्टिकोण से कलयुग में सामूहिकता ही एकमात्र बचने का उपाय है। इस मंत्र को मानते हुए कतर में
38वें वर्ल्ड हेरिटेज सेशन में मौसम जो है, प्रोजेक्ट मौसम, इसकी कल्पना जो है विश्व के सामने हमने रखी थी। साथ ही प्राचीन व्यापारिक मार्गों, बंदरगाहों और तटीय बस्तियों के बीच साझा सांस्कृतिक धरोहरों पर भी प्रकाश डाला। इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्देश्य अकादमिक सहयोग और विरासत संरक्षण के साथ गहन सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना था। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी ने काशी तमिल संगमम में महर्षि अगस्त्य पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इसमें महर्षि अगस्त्य के जीवन और गाथाओं को दर्शाते हुए 9 अद्वितीय चित्रों के साथ दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संकलन प्रदर्शित किया गया। ये प्रदर्शनी महर्षि अगस्त्य की सांस्कृतिक धरोहर और योगदान को उजागर करती है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। असम के गुवाहाटी में ट्रांजिशन ऑफ ड्रामा फ्रॉम फोक टू मॉडर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम, यानी असम के संदर्भ में नाटक का लोक नाट्य से आधुनिक नाट्य तक परिवर्तन विषय पर व्याख्यान हुआ। ये आयोजन आईजीएनसी के गुवाहाटी क्षेत्रीय केंद्र ने बेहाटा चारियाली बीएड कॉलेज के सहयोग से किया। व्याख्यान में असमिया नाटक के विकास और पारंपरिक लोक रूपों में इसकी जड़ों और आधुनिक नाटकीय अभिव्यक्तियों की प्रगति पर प्रकाश डाला गया। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी ने प्रज्ञा संस्थान दिल्ली के सहयोग से वाराणसी में महाकुंभ वैश्विक चेतना का जागृतिक स्वरूप विषय पर व्याख्यान आयोजित किया। मुख्य अतिथि थे वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीलकंठ तिवारी। उन्होंने कहा कि अमृत स्नान से मोक्ष प्राप्ति की संकल्पना महाकुंभ की अद्भुत चेतना को जागृत करती है। मुख्य वक्ता प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुंभ की पारंपरिक और पौराणिक व्याख्या करते हुए उसकी महिमा और उसके प्रासंगिक आयामों को शास्त्रीय प्रमाणों से सत्यापित किया। अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने विभिन्न ज्योतिषीय प्रमाणों तथा शास्त्रीय तर्कों के आधार पर कुंभ की व्याख्या की और श्रोताओं को भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक महाकुंभ के विभिन्न आयामों से परिचित कराया। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी और संगीत नाटक अकादमी उत्तर पूर्व केंद्र ने एक विशेष पुस्तक चर्चा का आयोजन किया। विषय था द कोच डायनास्टी एंड द कैरिज्मेटिक बीर चिलाराय। इस पैनल चर्चा में डॉक्टर जगदीश पटगिरी, डॉक्टर शुभजीत चौधरी और अरूप ज्योति दास ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीत नाटक अकादमी उत्तर पूर्व केंद्र के परियोजना निदेशक अरूप बारदोलोई ने की। चर्चा में कोच वंश की ऐतिहासिक धरोहर और बीर चिलाराय के योगदान पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सुर्खियों के बाद अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट सांस्कृतिक प्रस्तुति में। होली रंगों, उमंगों और उल्लास का प्रतीक है। होली 5 दिन के बाद है, लेकिन रंगों का ये त्योहार अभी से देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, संगीत के अलग अलग आयोजनों के माध्यम से। ऐसे में प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी से होली के फाग सुनने को अगर मिल जाए तो कहना ही क्या। मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी की आवाज में एक अलग ही खनक है, जादू है जो होली के गीतों में अनूठा रंग घोल देती है। आइए आज सांस्कृतिक सेगमेंट में आपको सुनवाते हैं होली पर आधारित उनकी ये विशेष प्रस्तुति जो उन्होंने आईजीएनसीए के ब्रह्मोदय कार्यक्रम में दी थी। ये जोगीरा है जो हमारे यहाँ गाया जाता है और ये संवाद का एक बिल्कुल अब खोता हुआ एक शैली है, क्योंकि इसमें टोली बनती है और जैसे जवाबी दंगल बिरहा का होता है कजरी का, वैसे ही जोगीरा भी सवाल जवाब एक दूसरे के चलते हैं। खन खेला फागुन में मन के तराना, अरे मन के तराना, वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। खन खेला फागुन में मन के तराना, अरे भावे न पिया बिन मौसम सुहाना देखा, हाय रे हाय रे हाय, सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा
अवधपुरी मची खुशिहारी, अरे अवधपुरी मची खुशियारी, सब जन गावे जोगीरा अवध माँ गोरी खिलाए रघुबीरा, सब जन गावे जोगीरा अवध माँ गोरी खिलाए रघुबीरा। होरी 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 कैला ना आइला, कैला ना आइला, अरे कैला बिगाड़, कैला बिगाड़, कैला ना आइला, अरे कैला बिगाड़, अब के फागुनवा न खोलब किवाड़ देखा। सारा रा 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 रा, जमीरा रा 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 रा, जमीरा सारा रा 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 रा। होरी खेलाए रघुबीरा अवध माँ होरी खेलाए रघुबीरा, बोल जोगीरा होरी खेलाए रघुबीरा अवध माँ होरी खेलाए रघुबीरा, होरी खेलाए रघुबीरा अवध माँ होरी खेलाए रघुबीरा, होरी खेलाए रघुबीरा अवध माँ होरी खेलाए रघुबीरा, खेले रघुबीरा, खेले रघुबीरा अवध माँ होरी खेलाए रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध माँ होरी खेलाए रघुबीरा। या होरी को का कोई जाने, होरी को रंग रसिक ही जाने, मड़ई महल दोनों एक हुई जावे, राजा और रंग दोनों एक हुई जाए, अरे होरी खेले रघुबीरा अवध माँ होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध माँ होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध माँ होरी खेले रघुबीरा अवध माँ होरी, 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 होरी 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 होरी। हमें पूरी उम्मीद है कि मालिनी अवस्थी के गायन ने आपके कानों में होली का रस घोल दिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। भारत दुनिया का सबसे जीवंत और विशाल लोकतंत्र है, इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ की शासन व्यवस्था में हर वर्ग और समुदाय की सहभागिता होती थी। रामायण और महाभारत में भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जिक्र मिलता है। इन दोनों महाकाव्यों में प्रजा द्वारा जनप्रतिनिधियों के चुनाव के कई संदर्भ मिलते हैं। दोनों ग्रंथों में राम, कुरु और पुरु के राज्याभिषेक में जनप्रतिनिधियों की सहमति का उल्लेख है। आज सिने सर्कल के खास सेगमेंट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत में लोकतंत्र की परंपरा पर आधारित फिल्म भारत लोकतंत्र की जननी के कुछ अंश। आइए देखते हैं। सत्यमेव नृशंसञ्च राजवृत्तं सनातनं तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः। अर्थात सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान सनातन आचार है। अतः राज्य सत्य स्वरूप है, सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। रामायण व महाभारत हमारे लोक जीवन में रमे हुए हैं तथा हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। रामायण में उल्लिखित लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दर्शाती हैं कि लोकतंत्र की परंपरा सनातन है। अयोध्या कांड में राजा दशरथ अपने मंत्रिमंडल, विभिन्न राजाओं और जनप्रतिनिधियों से कहते हैं, मेरा विचार है कि मैं आपकी सहमति से राम का राज्याभिषेक करूं। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य विधि से प्रजा का कल्याण हो सकता है तो कृपया परामर्श दें। सभी ज्येष्ठ गण आपसी विचार विमर्श के उपरांत इस प्रस्ताव को अपना समर्थन देते हुए प्रत्युत्तर में कहते हैं, हे राजन, आप वृद्ध हो गए हैं, अतः आपको श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहिए। साधु साधु।
श्री राम के वनवास से लौटने के उपरांत प्रजा उन्हें अपना राजा स्वीकार करती है। राम के राज्य को आज भी लोकतंत्र का आदर्श माना जाता है। महाभारत काल में भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विद्यमान थीं। राजा संवरण के पुत्र कुरु को स्वयं प्रजा ने अपना प्रतिनिधि चुना था। राजा ययाति ने जनप्रतिनिधियों की सहमति से परंपरा के विपरीत सबसे छोटे पुत्र पुरु को सिंहासन सौंपा था। साधु साधु। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म शरशय्या पर युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा एक माता के समान प्रजा को अपना गर्भस्थ शिशु मानकर प्रजा के हित को सर्वोपरि माने। शांति पर्व में ये उल्लेख किया गया है कि राजाओं के मंत्रिपरिषद में समाज के प्रत्येक वर्ग के जनप्रतिनिधियों का समावेश आवश्यक था। राजा के लिए प्रजा संबंधी प्रत्येक विषय पर न्यूनतम 8 मंत्रियों से परामर्श लेकर निर्णय करना और उसे सार्वजनिक करना अनिवार्य था। लोकरंजन मेवात्र राज्ञां धर्मः सनातनः सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम्। अर्थात प्रजा वर्ग को प्रसन्न रखना, सत्य की रक्षा करना और व्यवहार की सरलता ही राजाओं का सनातन धर्म है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा से जुड़ी अद्भुत जानकारियों से भरी इस डॉक्यूमेंट्री के बाद आपको ले चलते हैं संस्कृति संवाद के अगले पड़ाव यानी कि विशेष साक्षात्कार की तरफ। इसमें हम आपको मिलवाते हैं देश दुनिया के मशहूर कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों, चित्रकारों सहित उन हस्तियों के साथ जिन्होंने अपने काम से अतुलनीय योगदान दिया है। इन्हीं में से एक नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक पद्म विभूषण प्रोफेसर ब्रजबासी लाल यानी कि बीबी लाल का। प्रोफेसर लाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, ओडिशा के शिशुपालगढ़, दिल्ली के पुराना किला, राजस्थान के कालीबंगन सहित कई ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की गई थी। उनकी सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर के प्रमाणों को सामने लाने के कारण होती है। तो विशेष साक्षात्कार सेगमेंट में सुनते हैं प्रोफेसर लाल से हुई खास बातचीत को। I fared very well in my high school and intermediate and got UP government scholarship. So when I went to the University of Allahabad, I had with me the support of 20 rupees scholarship. At that time, the total expenditure needed was 50 rupees. So I gave 2 tuitions to students, one in the morning, one in the evening. Now, I also participated in extracurricular activities. I was a member of the hockey team, I was a member of the volleyball team, and besides I used to take part in dramas. So all this meant a lot of pressure. And by the middle of the second year BA, I collapsed. I had fever for 3 months before the examination. And it happened as was anticipated. In mathematics I did very badly, just scraped through. In English I got good marks. In Sanskrit I topped the list of the candidates. Now that became a total changing point in my life. And at that time I was very sorry for it, but I didn't want to go in for Sanskrit. But because I topped the list of Sanskrit candidates, I was given a fellowship. And that fellowship sustained me. So that was a temptation to take up Sanskrit. Now, today looking back, I found, as they say, failure is the player of success. This failure in mathematics
kept me away from mathematics and took me to Sanskrit. Now in Sanskrit, there was a branch called epigraphy, in which ancient inscriptions in Sanskrit and Pali were taught, and also architecture. So I opted for that. And then that became a point of diversion towards archaeology. Playing Shakuntala. The drama was to be staged only for one night. It was so much liked by the audience, packed house, that we had to do it for 3 days instead of one. At this point I am reminded of something how I got the affection of my teachers. One of my Sanskrit teacher, Pandit Chattopadhyay, when he learned that I was to go for training to Taxila, a very cold place compared to Allahabad, he asked, Brijvasi, do you have an overcoat? I said, sir, I have never heard of an overcoat. He was so kind as to got one prepared from me and gave it to me. See the kind of teachers. पद्म विभूषण प्रोफेसर बीबी लाल से ज्ञानवर्धक बातचीत के बाद अब हम पहुंच गए हैं संस्कृति संवाद के अंतिम सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में, जहां आपका परिचय होता है भारत के किसी एक गांव की विशिष्ट लोक कला और वहां की परंपरा से। चलिए आपको बता देते हैं कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की इंपॉर्टेंट परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। इस सेगमेंट में आज हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के अमेरी कापा गांव के बारे में। अपने धार्मिक इतिहास के चलते भारत का एक अनोखा गांव अमेरी कापा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित एक सुंदर गांव है। गांव में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोली जाती है। गांव में बनी पक्की सड़कें इसे आसपास के शहरों से जोड़ती हैं। गांव में बने विद्यालय नवीनतम शिक्षा प्रणाली का पालन करते हुए यहां के शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने में कार्यरत हैं। गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हैं। गांव में अनेकों मंदिर हैं, जिसमें देवरानी जेठानी मंदिर और शिव मंदिर प्रमुख हैं। सभी मंदिर गांव के धार्मिक इतिहास की महत्ता को बढ़ाते हैं। इतिहासकारों की माने तो कुछ मंदिर तो 500 से 1000 साल तक पुराने हैं। गांव के निवासी मंदिरों में जाकर श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। मंदिर में साल भर के दौरान अनेकों धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों का आयोजन होता है। गांव अपनी धार्मिक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। गांव की यात्रा से आप भारत के अतुल्य धार्मिक इतिहास का हिस्सा बन पाएंगे। यहाँ की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अपने सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की बहुरंगी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार।